हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, तो उन वैज्ञानिक पद्धतियों के जो विभिन्न चरण होते हैं, तो उस चरण के अंतर्गत हम जो है आज की इस वीडियो में शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन के बारे में और उनके विभिन्न प्रकार के बारे में और डाटा संकलन जो होता है, तथ्य संकलन या डाटा संकलन की और जो प्रमुख विधियां हैं, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब हमने वैज्ञानिक पद्धति के चरण और ये सब जो हैं वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं और ये सब परिभाषाएं, ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था। ये सब हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था। तो जो ये चरण हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं, स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो इसमें हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था। जैसे समस्या का चयन हुआ, उद्देश्यों का निर्धारण हुआ और उपकल्पना का निर्माण, और ये यहाँ तक हमने उपकल्पना का निर्माण यहाँ तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न प्रकार के भी बारे में हम देखेंगे। ये उपकल्पना के प्रकार ये सब कंप्लीट हुआ था। ये क्वेश्चन भी हमने लगाए थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं उपकल्पना से संबंधित, और विभिन्न चरणों का जो क्रम होता है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शोध अभिकल्प जो है रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं? प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधान अभिकल्प का होना आवश्यक है। कोई भी घटना है उसका जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का होना आवश्यक है। अनुसंधान अभिकल्प शोध के पहले शोध की संपूर्ण योजना बनाने को कहते हैं। कोई रिसर्च करने से पहले जब हम उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, उसकी योजना बना लेते हैं कि कैसे कैसे हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसकी जब एक रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसे ही हम शोध अभिकल्प कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरण का पूर्वानुमान किया जाता है एवं पहले से ही वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? सेल्टिज एवं जहोदा क्या कहते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प सूचनाओं के संकलन और विश्लेषण की दशाओं की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसका उद्देश्य अनुसंधान के उद्देश्य की प्रासंगिकता, उसकी वृद्धि और मितव्ययता का समन्वय करना है। तो ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो परिभाषा भी देखना इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सेल्टिज एवं जहोदा का है। ये परिभाषा कई बार ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है और परिभाषा भी। तो ये R.L. एकाफ महोदय हैं, इनकी पुस्तक है द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, जो कि 1953 में लिखी गई। तो इनकी ये पुस्तक है द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, और इसमें ये परिभाषा देते हैं कि अभिकल्प का अर्थ योजना बनाना, संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया का पूर्वानुमान करना। यह सूझबूझ की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपेक्षित परिस्थिति पर नियंत्रण रखना है। तो ये परिभाषा देते हैं R.L. एकाफ महोदय। अभिकल्प का आरंभ, जो ये शोध डिजाइन है, इसका आरंभ जो है इंजीनियरिंग में, सबसे पहले इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया गया। इसका आरंभ, इसका शुरुआत जो है अभिकल्प शोध डिजाइन की शुरुआत जो है वो इंजीनियरिंग में हुआ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में हुआ और बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भी इसका प्रयोग होने लगा। अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार, रिसर्च डिजाइन के टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, जो इसके कई प्रकार हैं तो उनको हम देखते हैं। तो पहला है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान अभिकरण।
अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान अभिकरण। तो ये क्या होता है, इसका प्रयोग किसी विशेष सामाजिक घटना के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करना जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक प्ररचना का तात्पर्य क्या होता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष सामाजिक घटना के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करना जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें उपकल्पना का निर्माण आरंभ में नहीं होता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल अभिकल्प जो होता है, रिसर्च डिजाइन जो होता है, रिसर्च शोध प्रारूप, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप होता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले ही परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बना ली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आरंभ में जब किसी घटना की हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आरंभ में ही हाइपोथेसिस नहीं बनता है, बल्कि बाद में उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। और अगला है वर्णनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो इसमें क्या है कि ये इसका उद्देश्य किसी घटना, स्थिति, अवसर, व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय का वर्णन करना होता है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप, तो इसका जो है कि इसका उद्देश्य क्या है कि कोई घटना कहीं घटित हुई है या कोई स्थिति या सिचुएशन है या कोई ऐसा अवसर है या किसी व्यक्ति या समूह अथवा समुदाय का वर्णन करना है, मतलब जैसे है उसका वैसे वर्णन करना है। और विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। जो कोई समस्या है तो उसके संबंध में जो वास्तविक तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो सत्यता है, तो उसी के आधार पर यह वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। और वर्णनात्मक शोध प्ररचना का मुख्य उद्देश्य है कि किसी समस्या के संबंध में जो वास्तविकता हो, जो फैक्ट हो, उसके आधार पर ही हम उसका वर्णन करेंगे। यदि हमें किसी समुदाय की जातीय संरचना, शिक्षा का स्तर, आवास, आयु समूह, परिवार या के प्रकार आदि का विवरण प्रस्तुत करना है, तब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इनसे संबंधित वास्तविक तथ्यों को किसी एक या एकाधिक वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा एकत्रित करें। और इसमें तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली, प्रत्यक्ष निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, सामुदायिक रिकॉर्ड का विश्लेषण आदि के द्वारा किया जाता है। इसमें हम तथ्यों का संकलन किस तरीके से करते हैं, तो साक्षात्कार के द्वारा, अनुसूची के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा या प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा या सहभागी निरीक्षण द्वारा, मतलब ये सब विधियां हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम तथ्यों को संकलित करके और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। और यह वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप यह दो प्रकार का होता है। एक गुणात्मक होता है, गुणात्मक जिसे क्वालिटेटिव कहते हैं, और एक परिमाणात्मक होता है जिसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो गुणात्मक में क्या होता है, इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक में, क्वालिटेटिव में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव में इसमें ऐसा व्यवहार जिसे संख्या में व्यक्त किया जाए, चाहे कोई व्यवहार हो या कोई भी जो भी हम जिसका भी वर्णन करते हैं, तो वो संख्या में जब किया जाता है तो उसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं या परिमाणात्मक कहते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान दो प्रकार का होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। और इन विधियों का इसमें प्रयोग करके हम तथ्यों को संकलित करके और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब तीसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प। तो इस शोध प्ररचना के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का परीक्षण किया जाता है। इस शोध प्ररचना के द्वारा जो निष्कर्ष होता है उसका परीक्षण किया जाता है। और जब बार बार एक ही परिणाम आता है तो यह मान लिया जाता है कि अध्ययन वैज्ञानिक है और निष्कर्ष का सामान्यीकरण कर दिया जाता है। प्रयोगात्मक समूह में कम से कम दो प्रकार के समूह होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि कम से कम दो प्रकार के समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा नियंत्रित समूह।
तो प्रयोगात्मक समूह में दो समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह होता है और दूसरा नियंत्रित समूह होता है। तो नियंत्रित समूह में चर प्रभावी नहीं होता है, इसमें जैसे वेरिएबल्स होते हैं जो, तो वो जो है नियंत्रित समूह में प्रभावी नहीं होता। अभी इसको हम एग्जाम्पल से आगे देखते हैं। और प्रयोगात्मक में चर प्रभावी होता है, जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें चर प्रभावी होता है, लेकिन नियंत्रित समूह में चर प्रभावी नहीं होता है। और चर जो होते हैं, चर यानी वेरिएबल जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। तो जिस चर में यानी जिस वेरिएबल में शोधकर्ता जोड़ तोड़ करता है वह स्वतंत्र चर है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ का प्रभाव जिस पर देखा जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं। तो स्वतंत्र चर वह होता है कि जिसमें हम फेरबदल कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से हम कुछ ऐड कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अभी इसको एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। लेकिन जब हम स्वतंत्र चर पे जो जोड़ तोड़ या उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जब उसका प्रभाव अगले पे देखा जाता है तो उसे आश्रित चर कहते हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प जो होता है यह तीन प्रकार का होता है। तो पहला है पश्चात परीक्षण। पश्चात परीक्षण यानी आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसमें समान विशेषता वाले दो समूह का चयन कर लिया जाता है। जो दो समूह होते हैं वो सेम विशेषताओं वाले होते हैं और एक समूह को नियंत्रित समूह तथा दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। एक समूह को नियंत्रित समूह कहते हैं और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में हम मान लेते हैं। तो प्रयोगात्मक समूह में किसी एक कारक व नई परिस्थिति द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। जो प्रयोगात्मक समूह होता है उसमें किसी एक कारक व नई परिस्थिति के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होता है तो उसमें कोई ऐसी सिचुएशन लाते हैं, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि नियंत्रित समूह को उस परिस्थिति से दूर रखा जाता है। जो नियंत्रित समूह होता है उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करते हैं, उसको जैसे का तैसा हम रहने देते हैं। तो जैसे पश्चात परीक्षण में क्या होता है कि जो समान विशेषता वाले दो ग्रुप का हमने चयन कर लिया और एक ग्रुप को हमने प्रयोगात्मक समूह कहा और दूसरे ग्रुप को हम नियंत्रित समूह कहेंगे। तो नियंत्रित समूह कहेंगे। जैसे कि कोई गांव है, वहाँ गांव के जैसे दो समूह है, एक को हम आ समूह कहेंगे और दूसरे को बा समूह कहेंगे। तो यहाँ दोनों गांव के लोगों में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कितना ज्ञान है, जो पंचायती राज सिस्टम है, जो व्यवस्था है, तो उसके बारे में हम पहले जानकारी एकत्रित करेंगे कि इन लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कितना ज्ञान है, क्या जानते हैं उसके बारे में और उसके प्रति उनकी क्या अभिवृत्ति है। तो दोनों ग्रुपों के बारे में हम पहले जानकारी एकत्रित कर लेंगे कि दोनों ग्रुप में कितना ज्ञान का लेवल है या स्तर कितना है इन लोगों का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि समान स्तर के तथ्य या सूचना हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे जब ग्रुप समान रहेंगे तो लगभग हमको जो सूचनाएं भी मिलेंगी तो वो लगभग समान ही मिलेंगी, बस बहुत ज़्यादा अंतर उनमें नहीं होगा। तो उसके बाद जो प्रयोगात्मक समूह होगा और जो नियंत्रित, तो दो ग्रुप हमने बांट लिए, एक प्रयोगात्मक समूह और एक नियंत्रित समूह। तो जो प्रयोगात्मक समूह होगा उसको हम पंचायती राज से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का संप्रेषण और प्रचार प्रसार करेंगे। उसको जो हमने प्रयोगात्मक समूह ले लिया, आ को ले लिया प्रयोगात्मक समूह और बा को नियंत्रित समूह के रूप में चुन लिया। तो प्रयोगात्मक समूह को हम उसमें पंचायती राज से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में संप्रेषण के माध्यम से या
उसको हम मतलब उसका प्रचार प्रसार करेंगे और उनको बताएंगे उसके बारे में। और जो नियंत्रित समूह होगा उसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसको अपने आप ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर दोनों ग्रुप का परीक्षण करेंगे। जब पुनः हम दोनों ग्रुप का परीक्षण करेंगे तो उस मापन में जो अंतर आएगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो यही पश्चात परीक्षण होगा। जो दोनों ग्रुप में जो अंतर आएगा कि हमने एक्सपेरिमेंट ग्रुप था, जो प्रयोगात्मक समूह था, उसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था से प्रचार प्रसार किया, और जो नियंत्रित ग्रुप था उसको हम वैसे का वैसा ही छोड़ दिए। तो जो प्रचार प्रसार हमने किया उसमें उसका लेवल कितना आगे बढ़ा या घटा या समान ही रहा, और जो अपने आप वैसे था उसमें ज्ञान का स्तर कितना बढ़ा या अभिवृद्धि कितनी बढ़ी। तो दोनों का जब हम तुलना करेंगे जो निष्कर्ष प्राप्त होगा उसी को हम पश्चात परीक्षण कहेंगे। और अगला है पूर्व पश्चात परीक्षण यानी बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अध्ययन हेतु केवल एक ही समूह का चयन किया जाता है। जैसा कि हमने देखा पश्चात परीक्षण में दो ग्रुप को हमने लिया, एक प्रयोगात्मक समूह और एक नियंत्रित समूह। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ही समूह का हम चयन करेंगे, लेकिन इसमें दो विभिन्न अवधियों में अध्ययन करके पूर्व और पश्चात के अंतर को हम देखेंगे। इसमें हम दो ग्रुप नहीं लेंगे बल्कि दो समय मतलब दो विभिन्न समय में, कि जैसे आज हम कुछ परीक्षण कर लिए, उसके बाद कुछ समय के बाद हम परीक्षण करेंगे। तो हम दो विभिन्न अवधियों में पूर्व और पश्चात के परीक्षण के अंतर को हम देखेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे इसमें क्या होगा कि किसी गांव में मतलब जो ग्रामीण हैं, किसी गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, तो उनको जो है दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से दिखाए जा रहे कार्यक्रमों का अध्ययन करना है हमको, कि जो दूरदर्शन से जो चैनल से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो उनका अध्ययन करना है हमें। तो पहले हम गांव के लोगों से अनुसूची के माध्यम से यह जानेंगे कि वर्तमान में दूरदर्शन के प्रोग्राम ग्रामीणों को कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं। पहले हम यह जान लेंगे कि वो लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं तो वो कार्यक्रम उनको कहाँ तक प्रभावित किया है। तो पहले हम अनुसूची के माध्यम से उसको उनका परीक्षण कर लेंगे। तो इसे हम पूर्व परीक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्व परीक्षण कहेंगे। और कुछ समय बाद हम एक समय सीमा निर्धारित कर देंगे और ग्रामीणों को हम नियमित रूप से कुछ समय सीमा निर्धारित कर देंगे कि हाँ 3 महीने 2 महीने या 4 महीने हम इनको नियमित जो है दूरदर्शन के कार्यक्रमों को विभिन्न चैनलों को हम दिखाएंगे। तो एक समय सीमा निर्धारित कर देंगे और हम ग्रामीणों को दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों को दिखाएंगे। और फिर जब वह समय सीमा हमारी समाप्त हो जाएगी तब उसके बाद हम फिर उन लोगों का परीक्षण करेंगे कि इन लोगों का दूरदर्शन के चैनलों का क्या इन पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब हम इसको हम क्या कहेंगे? पश्चात परीक्षण कहेंगे। जहाँ हमने उनको वो जैसे देख रहे थे कार्यक्रम, जैसे चैनल देख रहे थे उन दूरदर्शन के चैनलों को, तो उसको पहले हमने जांच किया तो उसको हमने पूर्व परीक्षण किया। लेकिन हम उनको एक नियमित समय तक अपने माध्यम से नियमित समय तक हम उनको कुछ महीने तक उनको इन चैनलों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को दिखाया। तो उसके बाद हम परीक्षण करेंगे। तो उसके बाद जब दोनों परीक्षणों के बाद जो जानकारी हम एकत्रित करेंगे और उनके बीच जो अंतर आएगा वही परीक्षण का परिणाम मान लिया जाएगा। तो उसे ही हम पश्चात परीक्षण कहेंगे। तो ये पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण ये सब क्या है? ये सब प्रयोगात्मक अनुसंधान के वर्गीकरण हैं। और तीसरा वर्गीकरण है ऐतिहासिक परीक्षण। तो यह भी अनुसंधान प्रारूप का प्रयोगात्मक प्रारूप का ये भी वर्गीकरण है। तो ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट, इसका संबंध अतीत से होता है। अतीत से मतलब जो घटना घट चुकी होती है।
तो जिसकी पुनरावृत्ति वर्तमान में नहीं की जा सकती। इसमें तथ्यों को न नियंत्रित किया जा सकता है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन या फेरबदल किया जा सकता है। इसमें हम विभिन्न आधारों पर प्राचीन अभिलेखों के विभिन्न पक्षों की तुलना करके एक उपयोगी निष्कर्ष निकालते हैं। अब चौथा हमारा है निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना। जैसे पहला हमारा था अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक प्ररचना, और दूसरा था वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप, और तीसरा था परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। तो परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत हमने देखा था कि पश्चात परीक्षण और पूर्व और पाश्चात परीक्षण और ऐतिहासिक एक्सपोस्ट फैक्ट देखा था। लेकिन चौथा जो है निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना, यह प्रयोगात्मक प्ररचना का पार्ट नहीं है, बल्कि जैसे अन्वेषणात्मक शोध है, वर्णनात्मक शोध है, परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध है, वैसे ये निदानात्मक या अनुसंधान प्ररचना है। तो इसका उद्देश्य किसी समस्या के निदान की खोज करने वाले कार्य से है। इसमें शोधकर्ता किसी समस्या के किसी कारण से संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर उसे समस्या का समाधान करता है, जो उसे निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। इसमें किसी समस्या की खोज की जाती है कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है और उसका निदान किया जाता है। अब छठा स्टेप है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। जैसा कि वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत हमने 12-13 स्तर बताए थे, और उन स्तरों को क्रम से भी लगाने को दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो इसके पहले वीडियो में हमने उन क्वेश्चनों को भी लगाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। तो चौथा चरण हमने उपकल्पना का निर्माण में पढ़ा था, और पाँचवा चरण हमने शोध विकल्प के बारे में पढ़ा, जो कि जिसमें प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक, ये सब अन्वेषणात्मक, ये सब हमने देखा। और छठा स्तर जो है वैज्ञानिक शोध का, वो सूचना के स्रोतों का निर्धारण है, और 7वां उत्तरदाताओं का चयन है, और 8वां जो है तथ्यों का संकलन। तो हम इनके बारे में विशेष डिटेल से नहीं चर्चा करेंगे, जो ज़रूरी है उसी के बारे में, उसी स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तथ्यों का संकलन, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टेप्स हम देखेंगे, इसको डिटेल से हम देखेंगे। तो तथ्यों का संकलन, डाटा कलेक्शन। तथ्य वे सूचनाएं हैं जिनके आधार पर ही किसी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाता है। विज्ञान वास्तव में तथ्यों का संकलन ही है। साइंस क्या है? साइंस जो है वो तथ्यों का संकलन ही है, और सामाजिक अनुसंधान एवं शोध तथ्यों पर ही वो आधारित होता है। तथ्य किसे कहते हैं? पहले इसे हम जान लेते हैं कि तथ्य किसे कहते हैं। तथ्यों को निश्चित एवं अविवादास्पद गुणों से युक्त स्वयं सिद्ध माना जाता है। इसे स्वयं सिद्ध माना जाता है और ये विवादित नहीं होते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है। अब तथ्यों पर भी परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन बना था। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तराखंड का सेट का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में 2023 में ही, तो उसमें क्वेश्चन बने थे। तो अभी हम उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इसलिए हमने तथ्यों की परिभाषा को इसलिए यहाँ पे रखा है कि ये भी अब इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। तो पीवी यंग जो हैं, इनकी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये पुस्तक अभी हाल ही का जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 2024 में आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ये पुस्तक पूछी गई थी। साइंटिफिक सोशल सर्वे और आरपीएससी के जो सेकंड पेपर था आरपीएससी एग्ज़ाम का, उसमें सेकंड पेपर में रिसर्च के भर के क्वेश्चन, पूरे सारे क्वेश्चन लगभग रिसर्च के ही आते हैं। और ये वीडियो आप पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे, जो रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन उसमें आरपीएससी के एग्ज़ाम में आए थे, क्योंकि हमने उन्हीं फैक्ट को रखा है जो कि क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो तथ्य ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। तथ्य केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमूर्त वस्तुएं भी तथ्य हैं। सामाजिक विज्ञान में विचार, अनुभव एवं भावनाओं को अमूर्त तथ्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये परिभाषा जो है पीवी यंग महोदय की है, इनकी पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। अब तथ्य की परिभाषाएं।
पीवी यंग के अनुसार, पुनः पीवी यंग के अनुसार तथ्य की परिभाषा देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि तथ्यों को ऐसे भौतिक, शारीरिक, मानसिक या उद्योगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चय पूर्वक पुष्टि की जा सकती है एवं जिन्हें भाष्य की दुनिया में सच कहकर स्वीकार किया जाता है। तो ये परिभाषा भी पीवी यंग महोदय की है। सीएमएन क्या देते हैं, यह भी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, तो क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो गया, इतनी बार ये पूछा गया है। सीएमएन क्या कहते हैं कि तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण ही है। हर्बर्ट स्पेंसर, ये यूनिक परिभाषा इतना मुश्किल से हमको मिला कि यल्दी जोशी की बुक है, जोशी की बुक है, उसमें जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर के भी कॉन्सेप्ट में आपको ये परिभाषा नहीं मिलेगा। ये परिभाषा हमको मार्टन का कॉन्सेप्ट था, उस बुक में मार्टन का कॉन्सेप्ट था। मार्टन जो वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं उसमें ये वन लाइन ऐसे दिया था कि किसी भी सिद्धांत की हत्या तथ्यों द्वारा होती है, और यही ऐसे ये लाइन उठा के ये क्वेश्चन यूके सेट एग्ज़ाम 2023 में बन गया। और जब ये क्वेश्चन बना था तो लोग तथ्य से दुर्खीम से काफ़ी कंफ्यूज थे और बहुत से लोग दुर्खीम को ही आंसर मान लिए थे, लेकिन ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो हम यहाँ अगस्त कॉम्ट की भी ये परिभाषा हमको मिली, तो जब मैं ये PDF स्लाइड बना रही थी तो हमको ये कॉम्ट की परिभाषा याद आ गई। वैसे अगस्त कॉम्ट नहीं लिखा है, वहाँ दार्शनिक कांट लिखा है, तो हमें लगता है ये इमैनुअल कांट का हो सकता है। अब मैं विशेष समझ नहीं पाई, तो वहाँ ऐसे लिखा था दार्शनिक कांट ऐसे लिखा था ये नाम उस PDF में। एक 400-500 का सोशल रिसर्च वो एक PDF है जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित दिए गए हैं जितने भी समाजशास्त्र की परिभाषा है या वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता ये सब, तो उसमें हमको ये मिला था ये परिभाषा, तो हमें इम्पॉर्टेंट लगा। तो ये क्या है कि तथ्य सिद्धांत के बिना अंधा और सिद्धांत तथ्य के बिना खोखला है। हमने सोचा जब हर्बर्ट स्पेंसर की ये ऑनलाइन, ये परिभाषा भी नहीं ऐसे था, ये ऐसे ऑनलाइन ऐसे लिख दिया गया था बीच में ही, इतना बीच में था कि क्या ही बताएं। तो ये भी हमको ऐसे इम्पॉर्टेंट लगा, और ये भी ऐसे कहीं वैसे नहीं है कि जहाँ विज्ञान से संबंधित या वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है उस चैप्टर में आपको मिलेगा। ये हमको जो रॉबर्ट बीयरस्टेड 7 विशेषता बताए हैं कि समाज शुद्ध विज्ञान है, समाज अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं, समाज सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं, तो उस लाइन में वो जो 6-7 पॉइंट दिए हैं रॉबर्ट बीयरस्टेड महोदय समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति की, तो उस लाइन में जो उनकी 6-7 लाइन थी, उस लाइन के एक लाइन के बीच में कि जो समाजशास्त्र सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है ना कि विशिष्टीकरण वाला विज्ञान है, तो उस लाइन में ऐसे ये परिभाषा दिया था, वहाँ हमको मिला बहुत ढूंढते। तो इतने डीप से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो विद्वानों द्वारा तथ्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक तथ्य और एक द्वितीयक तथ्य। तो प्राथमिक तथ्य वह है जिनका संकलन शोधकर्ता स्वयं करता है, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, और द्वितीयक तथ्य वह है जिनका संकलन अध्ययनकर्ता स्वयं से नहीं बल्कि वह किसी दूसरे के द्वारा पहले से ही संकलित है और और आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता इस तथ्य का उपयोग करता है, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। पीवी यंग ने तथ्य संकलन के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया है। तो क्या बताते हैं, एक प्रलेखीय स्रोत बताते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, और दूसरा बताते हैं क्षेत्रीय स्रोत यानी कि फील्ड सोर्सेज। तो और ये लुंडबर्ग महोदय ये जो हाँ ये तथ्यों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज और दूसरा क्षेत्रीय स्रोत यानी रीजनल सोर्सेज। और बैगले जो हैं ये अपनी इनकी पुस्तक है फैक्ट्स एंड हाउ टू फाइंड देम में 2 स्रोत बताते हैं, 2 स्रोतों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से हम, तो प्राथमिक स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत इसके अंतर्गत प्राथमिक स्रोत ये बैगले बताते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत इसके अंतर्गत अवलोकन,
साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची एवं स्थानीय स्रोत या सूचनाएं आदि सम्मिलित हैं। ये सब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक स्रोत, इसके अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें डायरी, पत्र, संस्मरण, जीवन इतिहास, जनगणना रिपोर्ट एवं सरकारी पत्रों को शामिल किया जाता है। अब हम अवलोकन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि अभी हम बाद में क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो अवलोकन क्या है? ये प्राथमिक अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है अवलोकन, साक्षात्कार, इनको हम इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चाहे ऑब्जर्वेशन हुआ, चाहे इंटरव्यू हुआ, चाहे क्वेश्चनर हुआ, चाहे शेड्यूल हुआ, और चाहे स्थानीय स्रोत या सूचनाएं, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अवलोकन के बारे में जान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अवलोकन यह अत्यंत प्राचीन पद्धति है। क्या है? प्राचीन पद्धति है। इसे शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है और यह प्राथमिक तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। क्या है? प्राइमरी डाटा कलेक्शन की जो है ये प्राइमरी विधि है, प्राथमिक मेथड है। और अंग्रेजी शब्द ऑब्जर्वेशन का अर्थ है देखना। क्या अर्थ है? देखना। अवलोकन नेत्रों द्वारा किया गया अध्ययन है। क्या है कि अवलोकन किसे कहते हैं? जब हम वहाँ उस प्लेस पे जाकर अपनी आंखों के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ये भी परिभाषा क्वेश्चन बेस्ड बनी है। तो ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों बाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। ये परिभाषा प्रोफेसर C.A. मोजर की है। गुडे एवं हार्ट कौन सी परिभाषा देते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और सत्यापन के लिए अवलोकन पर ही लौटकर पुनः आना पड़ता है। तो ये तो क्वेश्चन, ये परिभाषा इतनी बार पूछी गई है, ये हर बार एग्जाम में बन ही जाती है। अवलोकन की विशेषताएं, अवलोकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है इसमें, उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है, प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, पारस्परिक एवं कार्य कारण संबंध का पता लगाना और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। तो ये सब ऑब्जर्वेशन की विशेषताएं हैं। अवलोकन के प्रकार देख लेते हैं। अवलोकन के प्रकार हैं, एक नियंत्रित अवलोकन है। इसका प्रयोग अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है और अब इसका प्रयोग जो है वो सामाजिक विज्ञानों में भी होने लगा है। नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग पहले अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में होता था, लेकिन अब जो है इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में भी होने लगा है। इसमें घटना पर नियंत्रण और अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है और प्रयोगशाला में किए जाने वाला अध्ययन नियंत्रित अवलोकन ही है, जो प्रयोगशाला में किया जाता है, जिसे हम प्रयोगात्मक प्ररचना कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो वो जो है वो नियंत्रित अवलोकन के ही अंतर्गत आएगा। अनियंत्रित अवलोकन किसे कहते हैं? तो इसमें ना तो घटना पर और ना ही अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होता है। इसमें ना ही किसी घटना पर नियंत्रण होता है और ना ही अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वतंत्र होता है और वह किसी भी घटना का अध्ययन कर सकता है। तो गुडे एवं हार्ट इसे क्या कहते हैं? इसे साधारण अवलोकन कहते हैं। किसे? तो अनियंत्रित अवलोकन को साधारण अवलोकन कहते हैं। जहोदा एवं कुक इसे आसंरचित अवलोकन कहते हैं। किसे? तो अनियंत्रित अवलोकन को आसंरचित अवलोकन कहते हैं। अनियंत्रित अवलोकन 3 प्रकार का होता है। जो अनियंत्रित अवलोकन होता है वह 3 प्रकार का होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख लिंडमैन ने 1924 में प्रकाशित पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया। ये क्वेश्चन GIC में बना था कि किसने सहभागी अवलोकन का सबसे पहले उल्लेख किया था या सहभागी अवलोकन से कौन संबंधित है। अभी हम पीछे इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ये क्वेश्चन GIC में बना था, 2022 का क्वेश्चन था। तो इनकी पुस्तक है 1924 में प्रकाशित हुई सोशल डिस्कवरी। तो उसी में इन्होंने इसका उल्लेख किया था। किसका? तो सहभागी अवलोकन का।
जॉन मेज द टूल्स ऑफ सोशल साइंसेज, ये जॉन मेज की पुस्तक है और ये क्या परिभाषा देते हैं कि जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य सदस्यों की धड़कनों से मिल जाता है और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा हो सकती है। तो ये जॉन मेज की है। मानव शास्त्र में भी सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है उसमें भी सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिनमें जॉन हावर्ड ने कैदियों पर किया। ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में किया इसका अवलोकन, सहभागी अवलोकन का प्रयोग। तो जिसमें जॉन हावर्ड ने कैदियों पर किया, फ्रेडरिक लिपले व चार्ल्स वुड ने श्रमिक परिवार पर किया और बाइट ने सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन किया और मैलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप की अग्रेनॉर्ड जनजाति का अध्ययन किया। मैलिनोवस्की पर भी पीजीटी 2022 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन बना है पीजीटी में मैलिनोवस्की के सहभागी अवलोकन पर। तो अभी वो क्वेश्चन भी हम आगे लगाए हुए हैं, उनको देखेंगे। और रेमंड फर्थ ने, यहाँ फर्थ होगा, तो फर्थ ने भी होवो जनजाति का सहभागी अवलोकन किया। असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? तो इसमें अवलोकनकर्ता समूह में भाग न लेकर अलग रहकर उस समूह का अध्ययन करता है। इसमें समूह में नहीं रहता है बल्कि अलग रहता है और समूह के व्यक्ति नहीं जानते हैं कि वह उनका अवलोकन कर रहा है। वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में समूह में रहता है। तो इस संदर्भ में स्पीच-वुल्फ ने जो असहभागी अवलोकन था उसका प्रयोग इन्होंने नर्सरी के बच्चों का अध्ययन किया और वो भी शीशे के पीछे से इन्होंने किया था। स्पीच-वुल्फ ने नर्सरी के बच्चों का अध्ययन किया और वो शीशे के पीछे से किया, तो जिसे असहभागी अवलोकन के अंतर्गत माना जाता है। अर्ध सहभागी अवलोकन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? तो इसका सबसे पहले उल्लेख गुडेयोम हार्ट महोदय ने किया। किसने? ये क्वेश्चन बना है कि अर्ध सहभागी अवलोकन यानी क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो किसने किया? गुडेयोम हार्ट ने किया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बना है। तो इसमें शोधकर्ता किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया व समारोह के अवसर पर अवलोकन दूर से करता है और इस विधि का उपयोग रॉबर्ट लिन महोदय, लिपले महोदय या अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस विधि का उपयोग किया, लेकिन सबसे पहले इसका उल्लेख गुडेयोम हार्ट महोदय ने किया था। एक अवलोकन है सामूहिक अवलोकन। इसमें कई लोग मिलकर किसी घटना का अध्ययन करते हैं। कई रिसर्चर होते हैं, कई वैज्ञानिक होते हैं, तो वो कई लोग मिलकर किसी घटना का अध्ययन करते हैं और यह नियंत्रित व अनियंत्रित दोनों प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि नियंत्रित व अनियंत्रित दोनों प्रकार का अवलोकन कौन होता है? तो सामूहिक अवलोकन होता है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में बने हुए हैं। तो सर्वेक्षण शोध किस पर आधारित होता है? जो सर्वेक्षण शोध है, ये क्वेश्चन बना है कि सर्वेक्षण शोध किस पर आधारित होता है? तो वो प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म पर आधारित होता है। और शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन क्या है, किसे कहते हैं? तो शोध प्रश्नों के उत्तर देने की समग्र रणनीति को हम शोध अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन बना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री से है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सामाजिक शोध में अपने क्रमबद्ध लेखों में किसने वस्तुनिष्ठता पर लिखा है? तो उसमें डिल्थे रहते हैं, तो वो सही होते हैं कि अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर किसने लेख लिखा है, तो उसमें डिल्थे सही होते हैं। और वस्तुनिष्ठता पर इमाइल दुर्खिम पर भी क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर ना इमाइल दुर्खिम है ना वो डिल्थे हैं, तो यहाँ मैक्स वेबर सही होगा।
मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जो मौखिक इतिहास होता है उस पद्धति का मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो अधीनस्थ इतिहासकार के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत है? जो तथ्य संकलन हमने पढ़ा, प्राथमिक रिसोर्स और द्वितीयक रिसोर्स, तो इनमें से द्वितीयक रिसोर्स कौन सा है? तो साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, यह सब प्राथमिक रिसोर्सेज हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट जो है ये द्वितीयक रिसोर्स है। यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है? तो प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक या अन्वेषणात्मक या निदानात्मक। तो यह जो है वर्णनात्मक। यह क्या है? यह वर्णनात्मक प्रकार का अनुसंधान प्रारूप में इसका अध्ययन किया जाता है। और अगर क्यों है पूछ ले कि क्यों है, तो वो प्रयोगात्मक अनुसंधान में किया जाता है। क्यों है कि प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जाता है। इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा है। तो विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान उस अनुसंधान को कहा जाता है जिसमें वर्तमान हालातों का अभिलेखन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। ऐसे अनुसंधान में अपरिचालित चरों के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। ऐसे शोध में मूल रूप से यह क्या है का वर्णन किया जाता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन व विश्लेषण करता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट क्या कहते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। प्रयोगात्मक शोध क्या है? ये भी क्वेश्चन बना है कि प्रयोगात्मक शोध क्या है। तो एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन करना और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि अभी हमने आगे देखा था कि पूर्व पाश्चात्य परीक्षण और पाश्चात्य परीक्षण। तो उसमें दो समूह जो होते हैं वो दो चरों का काम करते हैं, वेरिएबल का काम करते हैं। तो जिसमें एक प्रयोगात्मक समूह को हम ले लेते हैं और एक नियंत्रित समूह को ले लेते हैं। तो नियंत्रित समूह को हम जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, और प्रयोगात्मक समूह में हम फेरबदल करते हैं अपने हिसाब से। उनमें किसी चीज़ की जानकारी को बताते हैं, समझाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और जो नियंत्रित समूह होता है उसको वैसे ही हम छोड़ देते हैं। तो उसमें जो है ये दिया है कि स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य चरों को स्थिर रखा जाता है और अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ का प्रभाव का अवलोकन किया जाता है। तो वही देखा जाता है कि जिसको हमने जोड़ तोड़ या जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसको हमने स्वतंत्र छोड़ा था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों का जब हम परीक्षण करते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं, तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है तो वो प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक आंकड़े होते हैं। गुणात्मक आंकड़े होते हैं शाब्दिक एवं अवलोकित, सांकेतिक, सांख्यिकीय, विश्लेषित या सारणीकृत। तो हमारा आंसर होगा सांकेतिक। गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं वो सांकेतिक होते हैं। पीएच मान के अनुसार वास्तव में एक खुफिया होता है। क्या होता है? तो वह सहभागी अवलोकन करता होता है। खुफिया कौन होता है? पीएच मान किसे कहते हैं? तो सहभागी अवलोकन कर्ता को कहते हैं। सहभागी अवलोकन पद किसके साथ जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये लिंडमैन के साथ जुड़ा हुआ है। ये है पीजीटी का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के साथ इन्होंने आनुभविक अध्ययन के आधार पर किस विनिमय सिद्धांत को विकसित किया था? तो ये मैलिनोवस्की ने किया था।
इसमें फ्रेजर से काफ़ी लोग कंफ्यूज थे और आपत्ति भी किए थे, लेकिन मालिनोव्स्की को फाइनल आंसर माना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्यम वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होगा? तो ये वर्णनात्मक होगा। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध किस विधि पर आधारित है? तो ये सहभागी अवलोकन पर आधारित है। और यह क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किस प्रकार का अनुसंधान प्रारूप है? तो वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप है। और लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में ही जब हम उनको देखते हैं और उस पर डाटा एकत्रित करते हैं तो उसे अवलोकन कहा जाता है। शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन है? तो ये विवरणात्मक शोध है। ये मिलान करना है। आनुभविक शोध तो ये क्षेत्र आधारित आंकड़े होंगे। वस्तुनिष्ठता ये पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान। और तथ्य होगा अनुभविक प्रमाण। और व्यक्तिनिष्ठता होगा वैयक्तिक दावा। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। नहीं तो बहुत मन वो हो जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन डाउन होने लगता है। और अगर आप लोगों को PDF इसकी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।